70 बीपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 लेक्चर 1 सेक्शन 1 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शासन में शामिल करने की आवश्यकता महसूस की। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। कार्यकारी परिषद का विस्तार। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 5 सदस्यों को शामिल किया गया, जिनमें से एक विधि सदस्य था। लॉर्ड कैनिंग ने इस परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी होता था। विधायी परिषदों का गठन। केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर विधान परिषदों का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में गवर्नर जनरल सहित न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था। इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिनमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। विकेंद्रीकरण। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की गईं, जिससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। गवर्नर जनरल को आपातकाल की स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यह अधिनियम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सीमित भागीदारी प्रदान करता था और भविष्य के संवैधानिक सुधारों की नींव रखता था। हालांकि भारतीयों को वास्तविक शक्ति नहीं मिली, फिर भी इसने प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। अगला प्रश्न बी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटना में 11 अगस्त 1942 को छात्रों ने सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। यह घटना पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से जानी जाती है। बिहार में आंदोलन को गति देने में जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत हो गए और आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंदोलन व्यापक रूप से फैला, जहां किसानों और आम लोगों ने सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों और डाकघरों पर हमले किए। बिहार के कई जिलों, विशेषकर सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में लोगों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और कुछ समय के लिए समानांतर सरकारें स्थापित कर लीं। इस आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने अभूतपूर्व साहस और बलिदान का प्रदर्शन किया, जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नया अध्याय जोड़ा। बिहार की भूमिका ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता की चाह केवल शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरे देश में फैली हुई थी। अगला प्रश्न सी संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संथाल विद्रोह, जिसे हूल के नाम से भी जाना जाता है, 1855 से 56 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया एक प्रमुख विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र दामिनेको में हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। संथालों के असंतोष के कई कारण थे। एक जमींदारी व्यवस्था। बाहरी जमींदारों ने उनकी जमीनें छीन ली थी और अत्यधिक लगान वसूलते थे। 2 महाजनों का शोषण। सूदखोर महाजन उच्च ब्याज दरों पर ऋण देते थे, जिससे संथाल कर्ज के जाल में फंस गए थे।
3. पुलिस और अदालतों का भ्रष्टाचार। ब्रिटिश न्याय प्रणाली उनके लिए निष्पक्ष नहीं थी और पुलिस उनका उत्पीड़न करती थी। विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को हुई, जब हजारों संथाल सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में एकत्रित हुए और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने महाजनों, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले किए। विद्रोहियों ने अपने पारंपरिक हथियारों जैसे तीर कमान का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए क्रूरतापूर्वक सैन्य कार्रवाई की। हजारों संथाल मारे गए और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यद्यपि विद्रोह को दबा दिया गया, इसने सरकार को संथालों के प्रति अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। परिणामस्वरूप 1856 में संथाल परगना जिला बनाया गया, जिसमें संथालों के लिए विशेष कानूनों का प्रावधान किया गया, जिसने उन्हें कुछ हद तक शोषण से राहत दी। संथाल विद्रोह ने भविष्य के आदिवासी आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। अगला प्रश्न डी. पटना कलम चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। पटना कलम चित्रकला। पटना कलम, जिसे पटना शैली या कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है, भारत की एक अनूठी चित्रकला शैली है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान बिहार में विकसित हुई। यह शैली मुगल लघुचित्रों के पतन के बाद उभरी, जब कलाकार मुगल दरबार से विस्थापित होकर पटना और आसपास के क्षेत्रों में आश्रय लेने लगे। पटना कलम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विषय वस्तु। अन्य शैलियों के विपरीत, पटना कलम ने शाही दरबारों और भव्य दृश्यों के बजाय आम लोगों के दैनिक जीवन, रीति रिवाजों, बाजारों, त्योहारों और व्यवसायों को चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह इसे दुनिया की पहली कला शैलियों में से एक बनाती है जिसने सामान्य जनजीवन को अपना विषय बनाया। तकनीक। इस शैली में बारीक रेखांकन और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जो अक्सर पौधों, छालों, फूलों और खनिजों से प्राप्त होते थे। रंगों में गहरे भूरे, लाल, पीले और नीले रंग प्रमुख थे। चित्रों में सोने के रंग का भी प्रयोग किया जाता था। माध्यम। चित्र अधिकतर कागज पर बनाए जाते थे, लेकिन बाद में हाथी दांत और अभ्रक पर भी चित्रण कार्य हुआ। कलाकार। इस शैली के कलाकारों ने तूलिका, ब्रश का सीधा प्रयोग करके चित्र बनाए। प्रसिद्ध कलाकारों में महादेव लाल, ईश्वरी प्रसाद, सेवक राम और जयराम दास प्रमुख थे। संरक्षक। इस कला के मुख्य संरक्षक ब्रिटिश अधिकारी और कंपनी कर्मचारी थे, जिनकी रुचि स्थानीय जीवन और दृश्यों को चित्रित करवाने में थी। पटना कलम ने मुगल और यूरोपीय शैलियों के तत्वों को समाहित कर एक मिश्रित इंडो यूरोपीय स्कूल का निर्माण किया। यह शैली न केवल बिहार की कलात्मक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि भारतीय कला परंपरा की एक अनमोल धरोहर भी है। अगला प्रश्न ई. मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति और तकनीकी प्रगति का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है। इस काल की कला को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: राज्याश्रित कला और लोक कला। राज्याश्रित कला। यह कला मुख्यतः सम्राटों और राज दरबार के संरक्षण में विकसित हुई। इसके प्रमुख उदाहरण हैं: एक राजमहल। मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पटना, पाटलिपुत्र स्थित लकड़ी का महल बहुत भव्य था, जिसमें 80 स्तंभों वाला एक विशाल हॉल था। 2 स्तंभ। अशोक के स्तंभ इस काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये स्तंभ बलुआ पत्थर के बने हैं और इन पर उच्च पॉलिश की गई है, जो इन्हें चमकदार बनाती है। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां, जैसे सिंह, बैल, हाथी, बनी हैं, जिनमें सारनाथ का सिंह शीर्ष सबसे प्रसिद्ध है, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 3 गुफाएं। बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं, जैसे लोमस ऋषि गुफा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई थी और इनमें उत्कृष्ट पॉलिश है। लोक कला।
राज्याश्रित कला के समानांतर लोक कला भी प्रचलित थी, जिसमें यक्षिणी की मूर्तियां प्रमुख हैं। ये मूर्तियां आमतौर पर बड़ी और पत्थर से बनी होती थीं, जो धार्मिक और लोक विश्वासों को दर्शाती थीं। पटना के दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्यकालीन कला में फारसी और यूनानी प्रभाव भी देखा जा सकता है, विशेष रूप से स्तंभों की पॉलिश और कुछ मूर्तियों में। कुल मिलाकर मौर्य कला और स्थापत्य ने भारतीय कला को एक नई दिशा दी और बाद के राजवंशों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2. चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। चंपारण नील आंदोलन 1917 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के विरोध में शुरू हुआ था। आंदोलन का कारण: चंपारण के किसान तिनकठिया प्रणाली के तहत नील बागान मालिकों द्वारा शोषित थे। इस प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी और किसानों को इसके लिए बहुत कम या कोई मुआवजा नहीं मिलता था। इसके अलावा नील बागान मालिक किसानों पर अवैध कर और लगान भी लगाते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सिंथेटिक नील के आविष्कार से प्राकृतिक नील की मांग घट गई, लेकिन बागान मालिकों ने किसानों पर नील की खेती जारी रखने का दबाव डाला और उन्हें उनकी उपज के लिए भी कम भुगतान किया। इससे किसानों में भारी असंतोष था। आंदोलन का आरंभ: राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण की समस्याओं से अवगत कराया। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और उनसे चंपारण आने का अनुरोध किया। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई और ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे नेता भी थे। गांधी जी ने पहले स्थानीय किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने एक विस्तृत सर्वेक्षण किया और किसानों के बयान दर्ज किए। उनके इस प्रयास से ब्रिटिश अधिकारियों में खलबली मच गई, जिन्होंने गांधी जी को तुरंत चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वे किसानों के लिए न्याय मांगने आए हैं। उन्होंने शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देने का फैसला किया। आंदोलन का परिणाम: गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध और दृढ़ निश्चय ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने गांधी जी को सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति दी और एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया और किसानों को अवैध लगान और करों से मुक्ति दिलाई। बागान मालिकों को किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा वापस करने का भी आदेश दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव: चंपारण आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक गांधी जी का राष्ट्रीय नेता के रूप में उदय, यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। इसने दिखाया कि अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह के माध्यम से भी ब्रिटिश सरकार को हराया जा सकता है। इस सफलता ने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया और जनता का विश्वास जीता। 2. सत्याग्रह का सफल प्रयोग: चंपारण में सत्याग्रह का सफल प्रयोग हुआ, जिसने भविष्य के आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए आधार तैयार किया। गांधी जी ने दिखाया कि अहिंसा और सच्चाई के सिद्धांत बड़े पैमाने पर जनता को संगठित कर सकते हैं। 3. ग्रामीण जनता को जोड़ना: इस आंदोलन ने पहली बार स्वतंत्रता संघर्ष को शहरों से निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया। इसने किसानों और आम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा, जिससे यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। 4. राष्ट्रीय नेताओं का सहयोग:
चंपारण में गांधीजी के साथ काम करने वाले नेताओं को सत्याग्रह का पहला अनुभव मिला, जिसने उन्हें भविष्य के आंदोलनों के लिए तैयार किया। इस प्रकार चंपारण नील आंदोलन सिर्फ एक स्थानीय आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने गांधीजी की रणनीति और नेतृत्व को सिद्ध किया और भविष्य के संघर्षों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेवार थीं? व्याख्या कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश शासन की विभिन्न नीतियों और उनके भारतीय समाज पर पड़े गहरे प्रभावों का परिणाम था। ब्रिटिश सरकार की नीतियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से इस आंदोलन के उदय के लिए जिम्मेदार थीं, जिन्होंने भारतीयों में असंतोष, राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना को जन्म दिया। आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से उपनिवेशवादी हितों के अनुरूप ढाल दिया। एक व्यापारिक शोषण। ब्रिटिश ने भारतीय कच्चे माल का उपयोग अपने उद्योगों के लिए किया और तैयार माल को भारतीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचा। इससे भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। 2. भूराजस्व नीतियां। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी नीतियों ने किसानों पर भारी कर का बोझ डाल दिया। इसके कारण ग्रामीण गरीबी और भूखमरी बढ़ी, जिससे किसानों में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुआ। 3. धन का निष्कासन। दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, के सिद्धांत को उजागर किया, जिसके अनुसार भारत का धन ब्रिटेन भेजा जा रहा था। इस सिद्धांत ने भारतीयों को आर्थिक शोषण के बारे में जागरूक किया। प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियां। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। एक समान प्रशासनिक ढांचा। ब्रिटिश ने पूरे भारत में एक समान प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था स्थापित की। यद्यपि इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा था, इसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने में मदद की। 2. भेदभावपूर्ण कानून। 1878 का शस्त्र अधिनियम, इंडियन आर्म्स एक्ट, और 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जैसी घटनाओं ने भारतीयों को यह महसूस कराया कि वे अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इल्बर्ट बिल, जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता था, अंग्रेजों के भारी विरोध के कारण वापस ले लिया गया, जिससे नस्लीय भेदभाव स्पष्ट हो गया। 3. भारतीय सिविल सेवा में भेदभाव। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से दूर रखा गया, जिससे शिक्षित भारतीयों में निराशा बढ़ी। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। कुछ ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय समाज में नई जागरूकता पैदा की। 1. शिक्षा नीति। 1835 के मैकाले मिनट ने पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की। यद्यपि इसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना था, इसने भारतीयों को पश्चिमी उदारवाद, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विचारों से परिचित कराया। इसने एक ऐसे शिक्षित वर्ग को जन्म दिया, जिसने बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। 2. प्रेस का विकास। ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक प्रेस और प्रकाशनों की शुरुआत की। हालांकि बाद में प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए, शुरुआती दौर में इसने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. संचार के साधन। रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था जैसी आधुनिक संचार प्रणालियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद की, जिससे विचारों का आदान प्रदान आसान हुआ और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी। निष्कर्ष। संक्षेप में, ब्रिटिश नीतियां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती थीं। उनकी शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने आम जनता में गरीबी और असंतोष फैलाया, जबकि उनकी नस्लभेदी प्रशासनिक नीतियों ने शिक्षित भारतीयों को अपमानित किया। साथ ही पश्चिमी शिक्षा, प्रेस और आधुनिक संचार ने भारतीयों को एक दूसरे से जुड़ने, अपने अधिकारों को समझने और एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने का अवसर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश नीतियां ही वह आधार थी जिस पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न 3.
बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से पश्चिमी शिक्षा का विस्तार एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी, जो ब्रिटिश सरकार, ईसाई मिशनरियों और भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों का परिणाम थी। इस फैलाव ने न केवल एक नए शिक्षित वर्ग का उदय किया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना को भी बढ़ावा दिया। प्रारंभिक चरण 1850 से पहले। 1850 के दशक से पहले बिहार में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार बहुत सीमित था। कुछ यूरोपीय मिशनरियों ने छोटे स्तर पर स्कूलों की स्थापना की थी। 1835 में मैकाले के मिनट ने भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाई, लेकिन इसका प्रभाव बिहार में तत्काल नहीं दिखा। हालांकि कुछ प्रमुख शहरों, जैसे पटना, में सरकारी और निजी प्रयास शुरू हुए। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1850 के बाद का फैलाव, मुख्य कारक और घटनाएं। एक वुड का डिस्पैच 1854 उदास स्माइली चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक एक सुनियोजित शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप बिहार में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई और कई नए स्कूल और कॉलेज खोले गए। इसने देशी भाषाओं में शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिससे बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। हालांकि बिहार में अपना कोई विश्वविद्यालय नहीं था, इसलिए छात्रों को कलकत्ता जाना पड़ता था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में उच्च शिक्षा के फैलाव में एक मील का पत्थर साबित हुई। 3 ईसाई मिशनरियों की भूमिका। मिशनरियों ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की, जिनमें सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, पटना 1845 जैसे संस्थान शामिल हैं। इन स्कूलों ने न केवल पश्चिमी शिक्षा प्रदान की, बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। 4 भारतीय समाज सुधारकों और राष्ट्रीय नेताओं का प्रयास। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के विचारों से प्रेरित होकर बिहार के स्थानीय नेताओं ने भी शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने शिक्षा संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया। 5 बिहार में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना। कॉलेजों का उदय। पटना कॉलेज 1863 के अलावा बिहार नेशनल कॉलेज 1889, TNB कॉलेज भागलपुर 1887 और BN कॉलेज पटना 1889 जैसे कई कॉलेजों की स्थापना हुई। स्कूलों का विकास। जिला और तहसील स्तर पर कई हाई स्कूल खोले गए, जिसने पश्चिमी शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने में मदद की। प्रभाव और चुनौतियां। पश्चिमी शिक्षा के फैलाव ने बिहार में एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग पैदा किया। इस वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों में तर्कसंगत सोच, उदारवाद और राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार किया। पश्चिमी शिक्षा ने सामाजिक सुधारों के लिए भी आधार प्रदान किया। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी थीं। एक असममित विकास। शिक्षा का फैलाव मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच बहुत कम थी। 2 जातिगत और लैंगिक असमानता। उच्च जातियों के पुरुष छात्रों का शिक्षा में वर्चस्व था, जबकि दलितों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के बहुत कम अवसर मिलते थे। 3 उपेक्षित व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से क्लर्क और प्रशासक तैयार करने पर केंद्रित थी और व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया। निष्कर्ष। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से पश्चिमी शिक्षा का फैलाव एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें सरकारी नीतियां, मिशनरी प्रयास और स्थानीय नेताओं की पहल शामिल थी। इस फैलाव ने एक शिक्षित वर्ग को जन्म दिया जिसने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि आधुनिक बिहार के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि
इस शिक्षा प्रणाली की पहुंच में सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएं भी थीं, जिनकी जड़ें आज भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न बी। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक थे जिन्होंने स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक मुक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक, आर्थिक और नैतिक परिवर्तन का एक समग्र आंदोलन माना। उनके रचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, उनके स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग थे, जिनका उद्देश्य भारतीय समाज को स्वावलंबी, समतामूलक और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाना था। रचनात्मक कार्यों के प्रमुख आयाम। 1. ग्राम स्वराज, विलेज सेल्फ रूल। गांधी जी का सपना एक ऐसे भारत का था जहां प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हो। ग्राम स्वराज का उनका विचार केवल राजनीतिक विकेंद्रीकरण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें गांवों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता भी शामिल थी। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता गांवों से ही शुरू होती है। 2. खादी और ग्रामोद्योग। गांधी जी ने खादी को केवल एक वस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्वतंत्रता और श्रम के सम्मान का प्रतीक माना। चरखे को उन्होंने दरिद्रता के विरुद्ध एक हथियार के रूप में देखा, जिसने लाखों ग्रामीणों को रोजगार दिया और ब्रिटिश वस्त्रों पर निर्भरता को कम किया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य ग्रामोद्योगों जैसे कुम्हार, बड़ी, चमड़े के काम आदि को भी पुनर्जीवित करने पर बल दिया। 3. अस्पृश्यता निवारण। गांधी जी ने छुआछूत को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई माना। उन्होंने दलितों को हरिजन, ईश्वर के जन कहकर संबोधित किया और उनके उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। मंदिर प्रवेश आंदोलन, उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर समानता और उनके सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने के प्रयास उनके रचनात्मक कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। 4. हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को अनिवार्य माना। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अनशन किए और दोनों समुदायों के बीच पुल बनाने का प्रयास किया। 5. सर्वोदय, सभी का उदय। यह उनके रचनात्मक कार्यों का व्यापक सिद्धांत था, जिसका अर्थ था समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान। इसमें निर्धन, दलित, शोषित और पिछड़े सभी वर्गों का कल्याण शामिल था। 6. नई तालीम, बेसिक एजुकेशन। गांधी जी ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा जो चरित्र निर्माण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित हो। इसमें मातृभाषा में शिक्षा और किसी हस्तकला को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया। 7. स्वच्छता और स्वास्थ्य, उन्होंने व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता पर भी बहुत बल दिया, इसे आत्मानुशासन और स्वस्थ समाज की नींव माना। आकलन और प्रभाव। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा। जन आधारित आंदोलन, इन कार्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन को शहरों से निकालकर गांवों तक पहुंचाया और समाज के वंचित वर्गों को आंदोलन से जोड़ा, जिससे यह एक वास्तविक जन आंदोलन बन गया। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। खादी और ग्रामोद्योग ने भारतीयों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना पैदा की। सामाजिक परिवर्तन, अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने और समतामूलक समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैतिक बल, रचनात्मक कार्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान किया, जिससे आंदोलन को जनता का व्यापक समर्थन मिला। चुनौतियां और प्रासंगिकता। यह सच है कि गांधी जी के कुछ रचनात्मक कार्यों को स्वतंत्रता के बाद पूरी तरह से लागू करना या स्थायी बनाना एक चुनौती साबित हुआ। औद्योगिकीकरण की दौड़ में ग्रामोद्योगों का महत्व कुछ हद तक कम हुआ। फिर भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का मूल दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, समानता, सांप्रदायिक सद्भाव और पर्यावरणीय चेतना जैसे उनके आदर्श आज भी एक ऐसे बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शक हैं, जिसकी हमें आज भी सख्त जरूरत है। उनके कार्य दिखाते हैं कि सच्चा परिवर्तन केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर ठोस, जमीनी स्तर के प्रयासों से आता है। अगला प्रश्न।
सेक्शन 2। 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह एक काल्पनिक परिदृश्य है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अभी तक हुए नहीं हैं। फिर भी यदि ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी आप 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाती है, तो विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप हारती है, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि विपक्षी दल, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस, मिलकर या अलग अलग उसके वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहे हों। इस हार के बाद विपक्षी दलों को यह एहसास होगा कि आपको हराया जा सकता है, जिससे उनमें भविष्य में और अधिक एकजुट होने की प्रेरणा मिलेगी। भाजपा, जो आप की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, अपनी जीत को एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल, जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं, इस हार को आप के मॉडल की विफलता के रूप में देख सकते हैं। इससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने का मौका मिल सकता है, जहां वे आपको एक भागीदार के रूप में कम महत्व दे सकते हैं या उसे एक कमजोर कड़ी मान सकते हैं। इस स्थिति में विपक्षी गठबंधन की राजनीति की दिशा दो तरह से जा सकती है। एक, भाजपा की बढ़त। भाजपा अपनी सफलता को भुनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करेगी और विपक्ष के लिए एकजुट होना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। 2, विपक्ष की नई रणनीति। विपक्षी दल आप के विकल्प के रूप में एक नई रणनीति पर काम कर सकते हैं, जिसमें वे दिल्ली में हार के कारणों का विश्लेषण कर एक नया, अधिक समावेशी गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे, जो भविष्य में भाजपा को चुनौती दे सके। कुल मिलाकर आपकी हार विपक्ष के लिए एक अवसर भी हो सकती है और एक चुनौती भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे इस परिणाम से क्या सबक सीखते हैं और अपनी भविष्य की रणनीति को कैसे आकार देते हैं। अगला प्रश्न। बी। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए और इसमें विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध, जिसने फरवरी 2022 में तीसरा वर्ष पूरा कर लिया है, कई जटिल कारणों का परिणाम है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण यूक्रेन पर रूसी आक्रमण था, लेकिन इसके मूल में कई गहरे ऐतिहासिक और भूराजनीतिक मुद्दे हैं। युद्ध के प्रमुख कारण। 1, नाटो का विस्तार। रूस लगातार नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, के पूर्व की ओर विस्तार का विरोध करता रहा है। रूस का मानना है कि नाटो का विस्तार उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है, खासकर जब यूक्रेन जैसे पड़ोसी देश नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। रूस इसे अपनी पश्चिमी सीमाओं पर नाटो की सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के रूप में देखता है। 2, यूक्रेन का पश्चिमी झुकाव। यूक्रेन का यूरोपीय संघ और नाटो की तरफ बढ़ता झुकाव रूस के लिए अस्वीकार्य था। 2014 की क्रांति, जिसने रूस समर्थक राष्ट्रपति को हटा दिया था, ने इस पश्चिमी झुकाव को और तेज कर दिया। 3, रूस की सुरक्षा चिंताएं। रूस अपनी पश्चिमी सीमाओं पर एक बफर जोन चाहता है ताकि वह पश्चिमी शक्तियों से सुरक्षित रह सके। यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाते देखना रूस के लिए एक बड़ी रणनीतिक हार थी। 4, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध। रूस यूक्रेन को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अपना हिस्सा मानता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अक्सर यूक्रेन की संप्रभुता पर सवाल उठाए हैं, यह तर्क देते हुए कि यह रूस का एक अभिन्न अंग है। विश्व राजनीति पर प्रभाव। इस युद्ध ने विश्व राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। 1, भूराजनीतिक ध्रुवीकरण। युद्ध ने दुनिया को 2 स्पष्ट खेमों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संघ जैसे पश्चिमी देश हैं, जिन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन को सैन्य सहायता दी है। दूसरी तरफ रूस का समर्थन करने वाले या तटस्थ रहने वाले देश हैं, जैसे चीन और भारत।
2. ऊर्जा संकट। पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंधों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आई है, जिससे यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा गया है और दुनिया भर में कीमतें बढ़ी हैं। 3. खाद्य सुरक्षा। यूक्रेन दुनिया के प्रमुख अनाज निर्यातकों में से एक है। युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो गया है। 4. पुनर्शस्त्रीकरण। इस युद्ध ने कई यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा तैयारियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। जर्मनी जैसे देश, जो रक्षा पर कम खर्च करते थे, अब अपने सैन्य बजट में भारी वृद्धि कर रहे हैं। 5. संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल। युद्ध को रोकने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता ने इसकी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संक्षेप में, रूस यूक्रेन युद्ध केवल 2 देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक भूराजनीतिक संघर्ष है जिसने वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दी है और इसके दूरगामी परिणाम सामने आए हैं। अगला प्रश्न। सी। भारत में सोमवार 13 जनवरी 2025 में 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक कैसे है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति की गहराई, धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण है। वर्ष 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित महाकुंभ मेला हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक प्रयागराज में हुआ, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह मेला श्रद्धालुओं के लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्र होते हैं, जिससे आस्था की एकजुटता और सामाजिक एकता का संदेश मिलता है। महाकुंभ में सन्यासी, नागा साधु, गृहस्थ, महिलाएं, बच्चे और विदेशी पर्यटक भी भाग लेते हैं। विभिन्न जातियों, वर्गों और भाषाओं के लोग एक साथ रहते, भोजन करते और पूजन करते हैं, जो भारतीय समाज में सामाजिक समरसता और सहिष्णुता को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप, प्रयागराज में लगे 2025 के महाकुंभ में विविध प्रांतों के अखाड़ों ने एक मंच पर आकर धार्मिक संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जो भारत की एकता में अनेकता की भावना को सशक्त बनाता है। अगला प्रश्न। डी। बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर एक विस्तृत टिप्पणी। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद कदम है, जिसे राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। इस जनगणना का मुख्य तर्क यह है कि यह राज्य की विभिन्न जातियों की सटीक संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उजागर करेगी। आवश्यकता। एक सटीक आंकड़े। भारत में पिछली जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे सरकार के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं बनाना मुश्किल हो जाता है। जाति आधारित जनगणना से प्राप्त डेटा सरकारों को यह समझने में मदद करेगा कि कौन से समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों के मामले में पिछड़ रहे हैं। 2. समान विकास। यह जनगणना सरकार को उन जातियों की पहचान करने में मदद करेगी जिन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। इससे सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकेगा। 3. आरक्षण नीति का पुनर्मूल्यांकन। यह जनगणना भविष्य में आरक्षण नीतियों की समीक्षा और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए एक आधार प्रदान कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। महत्व। एक सामाजिक न्याय का साधन। यह जनगणना सामाजिक न्याय के पैरोकारों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो यह मानते हैं कि बिना सही आंकड़ों के पिछड़े और अतिपिछड़े वर्गों के लिए प्रभावी नीतियां बनाना संभव नहीं है।
2. राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इस डेटा का उपयोग विभिन्न जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस को मजबूती देने के लिए किया जा सकता है। 3. नीति निर्माण में सहायता। यह केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का विश्लेषण करने में भी मदद करेगा। हालांकि, इसके आलोचक यह भी मानते हैं कि यह कदम समाज में जातिगत विभाजन को और गहरा कर सकता है। लेकिन समर्थकों का कहना है कि यह एक आवश्यक कदम है ताकि सदियों से चली आ रही असमानताओं को दूर किया जा सके और एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण हो सके। अगला प्रश्न। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा का तर्क सहित विश्लेषण कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का भविष्य, एक विश्लेषण। डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी अमेरिका की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की नीतियां व्यापार संरक्षणवाद, सख्त आव्रजन कानून, कर कटौती और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो सकती हैं। इससे अल्पकालिक आर्थिक वृद्धि संभव है, परंतु सामाजिक ध्रुवीकरण, नस्लीय तनाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास जैसी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति को दोबारा प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे नाटो, पेरिस जलवायु समझौते और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के साथ अमेरिका के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही चीन के प्रति कठोर रुख और रूस के साथ जटिल समीकरण वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, उनके पिछले कार्यकाल में ईरान परमाणु समझौते से हटना और चीन के साथ व्यापार युद्ध विश्व राजनीति में अनिश्चितता के कारक बने थे। अतः ट्रंप का नेतृत्व अमेरिका को आंतरिक रूप से मजबूत कर सकता है, लेकिन वैश्विक स्थिरता के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न। 5. उत्तराखंड भारत में एकसमान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में एकसमान नागरिक संहिता को समझाइए। साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। एकसमान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड का ऐतिहासिक कदम। परिचय। एकसमान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून लागू हो, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कुछ भी हो। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित एक निदेशक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देना और धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हटाना है। उत्तराखंड की पहल। वर्ष 2024 से 25 में उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने एकसमान नागरिक संहिता को विधायी रूप से लागू किया। यह एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम माना गया, क्योंकि यह न केवल संवैधानिक आदर्शों की दिशा में एक प्रयास था, बल्कि भारतीय समाज में समानता और समरसता की भावना को भी बल देता है। एकसमान नागरिक संहिता के प्रभाव। एक सामाजिक परिवर्तन। यूसीसी के माध्यम से समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में कई धर्मों के व्यक्तिगत कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। उदाहरण के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुषों को तलाक के लिए अधिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि महिलाओं को सीमित संरक्षण प्राप्त है। यूसीसी इन असमानताओं को समाप्त करके महिलाओं को समान अधिकार देगा। 2. सांस्कृतिक समरसता। यूसीसी से विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। जब सभी नागरिकों पर समान नियम लागू होंगे, तो अलग अलग समुदायों के बीच एक राष्ट्रीय नागरिक पहचान विकसित होगी। यह सांप्रदायिक तनावों को कम कर सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित कर सकता है। 3. धार्मिक दृष्टिकोण से परिवर्तन। हालांकि कुछ धार्मिक समूहों द्वारा यूसीसी का विरोध भी किया गया है,
इसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखा गया। परंतु यह स्पष्ट किया गया है कि यूसीसी केवल नागरिक मामलों तक सीमित है, धार्मिक आस्था, पूजा और संस्कारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4. कानूनी सुधार और स्पष्टता। यूसीसी से कानूनी प्रक्रियाओं में सरलता आएगी। वर्तमान में अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून होने के कारण जटिलता और भ्रम की स्थिति बनती है। यूसीसी से न्यायिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और त्वरित हो सकेगी। उदाहरण के लिए, अगर एक हिंदू और एक ईसाई आपस में विवाह करते हैं तो उन्हें विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करना पड़ता है, जो जटिल और समय होता है। यूसीसी लागू होने पर एक सामान्य कानून के अंतर्गत यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। निष्कर्ष: एक समान नागरिक संहिता भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तराखंड की पहल ने अन्य राज्यों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। यह कानून न्याय, समानता और राष्ट्रीय एकता की भावना को बल देता है। भविष्य में यदि अन्य राज्य भी इसे अपनाते हैं तो भारत एक समरस और समतामूलक समाज की ओर अग्रसर हो सकेगा, जहां धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगला प्रश्न बी. भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताएं और वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करें। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक प्रावधान, मणिपुर की स्थिति और प्रभावशीलता का मूल्यांकन। 1. राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक प्रावधान। भारत में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है तो राष्ट्रपति वहां राज्य सरकार को बर्खास्त कर राज्य का शासन अपने अधीन ले सकते हैं। इस स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है। कार्यपालिका की शक्ति केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है। प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लागू होता है और संसद की स्वीकृति से 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में। 2. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के कारण। हाल ही में 2023 से 2024 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। जातीय हिंसा। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच गहरी जातीय हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों विस्थापित हुए और सामाजिक विभाजन चरम पर पहुंच गया। प्रशासनिक विफलता। राज्य सरकार शांति बनाए रखने, कानून व्यवस्था स्थापित करने और प्रभावित लोगों को सुरक्षा देने में असफल रही। राज्यपाल की रिपोर्ट। राज्यपाल द्वारा केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट में मणिपुर सरकार की विफलता को रेखांकित किया गया, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई। राजनीतिक अस्थिरता और अविश्वास। राज्य में मुख्यमंत्री पर विभिन्न समुदायों का विश्वास नहीं रहा, जिससे लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता समाप्त हो गई। 3. राष्ट्रपति शासन की वर्तमान प्रभावशीलता का मूल्यांकन मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में। सकारात्मक पक्ष। केंद्र की सीधी निगरानी। केंद्र सरकार के सीधे हस्तक्षेप से हिंसा पर नियंत्रण और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। राजनीतिक तटस्थता। राष्ट्रपति शासन में किसी दल विशेष की सरकार न होने से निर्णय तटस्थ और निष्पक्ष हो सकते हैं। प्रशासनिक पुनर्गठन। प्रशासनिक ढांचे को पुनः व्यवस्थित करने का अवसर मिलता है, जिससे राज्य को स्थायित्व देने में सहायता होती है। नकारात्मक पक्ष। जन प्रतिनिधित्व का अभाव। जब निर्वाचित सरकार को हटा दिया जाता है तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है। संघीय ढांचे पर प्रभाव। राज्य की स्वायत्तता सीमित हो जाती है, जिससे भारत के संघीय स्वरूप को क्षति पहुंच सकती है। राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना। अतीत में राष्ट्रपति शासन का उपयोग राजनीतिक कारणों से किया गया है, जैसे 1977 और 1980 के बाद की स्थितियां, जिससे इसकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। निष्कर्ष।
राष्ट्रपति शासन एक संवैधानिक व्यवस्था है जो राज्य में असंवैधानिक स्थितियों में आवश्यक हो सकता है। मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में जहां जातीय संघर्ष, प्रशासनिक विफलता और सामाजिक असंतुलन हो, वहां राष्ट्रपति शासन संवैधानिक स्थिरता और कानून व्यवस्था बहाल करने का साधन बन सकता है। हालांकि इसे केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाना चाहिए और इसका दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक और संवैधानिक निगरानी आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन के दौरान लिए गए निर्णयों को भी जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना ही भारत के लोकतंत्र की सच्ची पहचान होगी। अगला प्रश्न 6 एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करें। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के संभावित फायदे और नुकसान क्या हैं? विश्लेषित कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा और भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ। परिचय। एक राष्ट्र, एक चुनाव, वन नेशन, वन इलेक्शन का तात्पर्य है कि देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। यह विचार भारत के चुनावी खर्च को कम करने, प्रशासनिक बोझ घटाने और नीति निर्माण में स्थिरता लाने के उद्देश्य से सामने आया है। स्वतंत्रता के बाद 1951 से 52 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन बाद में विभिन्न सरकारों के समय पूर्व गिरने से यह प्रक्रिया टूट गई। संघीय ढांचे पर निहितार्थ। भारत का संविधान संघात्मक व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर पर आधारित है, जहां केंद्र और राज्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित अधिकार प्राप्त हैं। एक राष्ट्र, एक चुनाव के क्रियान्वयन से संघीय ढांचे में नीति निर्धारण और सत्ता संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। एक राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव। राज्यों के पास अपनी विधानसभाएं भंग करने का अधिकार है। एक साथ चुनाव कराने के लिए यह अधिकार सीमित किया जा सकता है, जिससे उनकी संवैधानिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। 2 राजनीतिक विविधता पर दबाव। भारत जैसे बहुराजनीतिक देश में एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी हो सकती है, जिससे स्थानीय पार्टियों की भूमिका कमजोर हो सकती है। संभावित फायदे। एक चुनावी खर्च में कमी। एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों और सरकारों को बार-बार चुनाव प्रचार पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग का खर्च और प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी। 2 प्रशासनिक मशीनरी की बेहतर उपयोगिता। बार-बार चुनाव होने से पुलिस, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाना पड़ता है। इससे सामान्य प्रशासन प्रभावित होता है। एक साथ चुनाव से यह बाधा कम होगी। 3 नीतिगत निर्णयों में स्थिरता। चुनावी आचार संहिता लागू होने से सरकारें नीति संबंधी निर्णय लेने से बचती हैं। लगातार चुनावों से नीतिगत रुकावटें आती हैं, जो एक साथ चुनाव से कम होंगी। 4 जनता में जागरूकता और भागीदारी। एक बड़ी चुनाव प्रक्रिया से मतदाताओं में जागरूकता बढ़ सकती है और मतदान प्रतिशत भी सुधर सकता है। संभावित नुकसान। एक व्यावहारिक कठिनाइयां। सभी राज्यों और केंद्र का कार्यकाल एक साथ लाना कठिन है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी और यह राजनीतिक सहमति से ही संभव है। 2 राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दे। जब चुनाव एक साथ होंगे, तब राष्ट्रीय मुद्दे प्रचार में हावी रहेंगे और क्षेत्रीय समस्याएं पीछे छूट जाएंगी। इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। 3 सरकारी जवाबदेही में कमी। बार-बार चुनाव सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखते हैं। यदि चुनाव 5 वर्षों में एक बार होंगे, तो जवाबदेही में शिथिलता आ सकती है। निष्कर्ष। एक राष्ट्र, एक चुनाव विचार एक प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले संवैधानिक संशोधन, राज्यों की सहमति और राजनीतिक संवाद की आवश्यकता है। यह विचार तभी सफल हो सकता है जब सभी राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता और विविधता का सम्मान करते हुए एक व्यवहारिक और न्यायसंगत प्रणाली विकसित की जाए। संक्षेप में, यह एक क्रांतिकारी लेकिन संवेदनशील विचार है, जिसे संतुलन और समावेश के साथ ही लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न।
बी. भारतीय राजनीति एवं समाज में बढ़ती महिला सहभागिता तथा महिला आरक्षण अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर प्रकाश डालते हुए इसके क्रियान्वयन से भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय राजनीति एवं समाज में महिला सहभागिता तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, एक विश्लेषण। परिचय। भारतीय समाज और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। शिक्षा, नौकरी, उद्यमिता और राजनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाएं पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो रही हैं। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं। 33% आरक्षण। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का 33% आरक्षण निर्धारित किया गया है। 2. आरक्षण की अवधि। यह आरक्षण प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। 3. घटक सीटों पर रोटेशन। यह आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा और आरक्षित सीटों में रोटेशन की व्यवस्था होगी, जिससे सभी क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। 4. सक्रियता की अपेक्षा। इसका क्रियान्वयन 2029 के आम चुनाव के बाद संभव माना जा रहा है, क्योंकि इसके लिए पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन। लैंगिक समानता को बल। इस अधिनियम से समाज में महिलाओं की भूमिका को अधिक सम्मान और मान्यता मिलेगी। रूढ़िवादी मानसिकता में बदलाव। राजनीति जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सामाजिक सोच में परिवर्तन लाएगी और रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती देगी। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा। जब महिलाएं संसद और विधानसभा में नेतृत्व करेंगी, तो यह युवतियों को प्रेरित करेगा कि वे भी नेतृत्व की भूमिका में आ सकती हैं। आर्थिक परिवर्तन। नीति निर्माण में भागीदारी। महिलाएं जब नीति निर्माण की प्रक्रिया में सीधे भाग लेंगी, तो महिला हितैषी योजनाएं जैसे मातृत्व स्वास्थ्य, शिक्षा, लघु उद्यम, माइक्रो फाइनेंस आदि को प्राथमिकता मिलेगी। ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण। ग्राम पंचायतों में पहले से महिला आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। अब उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलने से आर्थिक विकास योजनाओं में भागीदारी बढ़ेगी। कार्यस्थल में सुधार। राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की मौजूदगी अन्य क्षेत्रों में भी महिला केंद्रित सुधारों को बल देगी, जिससे महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी। राजनीतिक परिवर्तन। प्रतिनिधित्व में संतुलन। लंबे समय से संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व 10 से 14% के बीच रहा है। अब यह सीधे 33% तक पहुंच जाएगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। नई नेतृत्व शक्ति का उदय। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से नई महिला नेता उभरेंगी, जिससे राजनीति में नई दृष्टि, संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन आएगा। दलगत राजनीति में बदलाव। राजनीतिक दलों को महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य होगा, जिससे वे महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए बाध्य होंगे। निष्कर्ष। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसका प्रभाव केवल संसद या विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक सोच, आर्थिक योजनाओं और नीति निर्माण प्रक्रिया को भी समावेशी और संवेदनशील बनाएगा। हालांकि इसके क्रियान्वयन में समय लगेगा, लेकिन यह परिवर्तन भारत के सामाजिक विकास और लैंगिक न्याय की दिशा में दूरगामी परिणाम लाने वाला सिद्ध होगा।